इस क्षेत्र की दुर्दशा को दूर करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो आपको ब्राह्मण होने का फायदा मिला, इसलिए आप जीत गए थे? नहीं, निश्चित। तत्कालीन शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल को रिप्लेस कर दिया सरकार ने। तो सुखुराहट रही होगी कि अनुपमा जायसवाल को क्यों हटा दिया गया? ये बात आप यहाँ पर खुल के बोल। नहीं, मैं छिपाने को कुछ है नहीं। 1980 से विधायक है, 1989 से कभी मंत्री तो कभी विधानसभा अध्यक्ष है। वह व्यक्ति अपने क्षेत्र में कोई टाउन एरिया नहीं बना पा रहा है। माता प्रसाद पांडे जी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कहाँ करते हैं? क्योंकि विधायक बने तो उन्होंने सदन में खड़े होकर ये सवाल उठाया, अगर नहीं होते तो नादिर सलाम नगर पंचायत का चुनाव कैसे लड़ते? ये इस दृष्टि से हम नहीं देखते। तो चुनाव क्यों हार गए? मतलब कहाँ पर कमी रह गई आपके अनुसार? देखिए, आपको पता है कि हमारी विधानसभा में अल्पसंख्यक आबादी बड़ी संख्या में। भाई को EWS कोटे से नौकरी आपने दिला दी थी, आपने कौड़ियों के भाव जो है करोड़ों की जमीन खरीद ली, डे मील का आपने भोजन खा लिया। मैं प्रश्नों से भागने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। ये तो आप लोगों ने भी वोट खरीदने का काम किया, वो करे तो रासलीला। आप आचार संहिता लगने के एक दिन पहले तक कोई भी नई योजना आप ला सकते हैं। तो भैया ये बताओ कि जो है कोनो फिल्म देखा तो कब समय में मिला था? कौन फिल्म देखना पसंद करता? यार फिल्म देखे बहुत ज्यादा है, जब मौका मिल जाता है तो कबो हमारी श्रीमती जी तनी फिल्म देखे शौकीन है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ओपन टॉक विथ होम में। और आप सबको भी ये जानकारी है कि हम अपने कार्यक्रम में कोशिश ये करते हैं कि जो भी हमारा गेस्ट हो या मेहमान हो उसके ऐसी तफ्तीश करें, ऐसी जगह पर पहुंचे उसके जीवन से लेकर के उसके प्रोफेशन तक के बीच में जहां तक शायद कोई ना पहुंचा हो, ये हमारी कोशिश होती है। उसी को हम कहते हैं अनछुए अनकहे पहलू। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी। आप पूर्व में 2017 में आप विधायक बने, उसके बाद आप बेसिक शिक्षा मंत्री बने उत्तर प्रदेश के, और अर्थशास्त्री भी हैं। बाकी मैं आपको बहुत सारी चीजें नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर जानकारी देने के लिए वो बैठे हुए हमारे साथ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। कैसे हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। बढ़िया। मस्त। आपने कभी सोचा था कि जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा? बहुत सारे लोगों ने कहा कि सतीश जी तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे, उसके बाद एकदम से अचानक 2017 में एक शख्स एंट्री मारा इटवा विधानसभा की हॉट सीट, और हॉट सीट ऐसी सिद्धार्थनगर की जहां से इतने पुराने और लेजेंड पॉलिटिशियन जो इस मौजूदा समय में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, तो हिमाकत याद में नहीं करने को सोचता है क्योंकि पहले हार मान लेता। मनोबल आपका कैसा था? उम्मीद कैसी थी? और अचानक जब आपको बीजेपी ने इसके लिए टिकट के लिए नॉमिनेट किया तो वो एक्साइटमेंट कैसी थी? क्या लग रहा था कि कहां तक पहुंचेंगे? कोई लंबी प्लानिंग नहीं थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा। 1991 में हाई स्कूल पास करके अच्छी शिक्षा की तलाश में घर छोड़ा। जो हम लोगों का पुराना जनपद मुख्यालय था, सिद्धार्थनगर अलग होने से पहले बस्ती, इससे ज्यादा आगे जा नहीं सकते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति और बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि किसी बड़े सेंटर पर पढ़ने जाते। हमारे लिए तो बस्ती ही बड़ी बड़ी जगह थी। वहां पहुंचे, इंटरमीडिएट की शिक्षा हुई, वहीं से ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू हुई। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान संयोग से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। ये कब हुआ? कौन से सन? तो ये 93-94 के सत्र की बात है। 93 में इंटरमीडिएट पास किया और उसके बाद APN PG कॉलेज में ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ। तो विद्यार्थी परिषद जब आपने ज्वाइन किया तो क्या मतलब सोच कर? नहीं, मैंने ज्वाइन किया नहीं। मैं BA प्रथम वर्ष का छात्र था और विद्यार्थी परिषद उस समय 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता था। और वहां से लेकर के एक सप्ताह तक 19 जनवरी तक वो युवा सप्ताह मनाते थे। बाद में इसको लंबा खींच दिया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी तक युवा पखवाड़ा मनाने लगे। लेकिन जिस दौर की बात मैं कर रहा हूँ उस दौर में विद्यार्थी परिषद युवा सप्ताह मनाता था। तो उस एक सप्ताह में वो प्रतिभा सम्मान समारोह, वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, कभी चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, ऐसे प्रतियोगिताओं का आयोजन कराते थे वो कैंपसेस में आकर के। उसी एक प्रतियोगिता में मैं भी शामिल हुआ, एक प्रतिभागी की तरह।
और संयोग से उनकी कई प्रतियोगिताओं का मैं विजेता रहा। तो शायद विद्यार्थी परिषद के लोगों को ध्यान में आया होगा कि इनको संगठन से जोड़ना चाहिए। और उन्हीं दिनों विद्यार्थी परिषद के वहाँ जिला प्रमुख हुआ करते थे, बस्ती से सांसद रहे बाद में श्री हरीश द्विवेदी जी। तो उन्होंने ही सबसे पहले विद्यार्थी परिषद के उस पहले कार्यकर्ता ने मुझे इस रूप में संपर्क किया कि आप विद्यार्थी परिषद में काम करिए। लेकिन उनके संपर्क करने के 1 साल बाद मैं विद्यार्थी परिषद के संगठन के कार्यकर्ता के रूप में उस संगठन से जुड़ा। और जब जुड़ा तो कैसे जुड़ता चला गया, कितना जुड़ता चला गया कि एक तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। तो लगातार उसके बाद आपने विद्यार्थी परिषद की शाखाओं को अटेंड किया और करते रह गए आप 17 तक। विद्यार्थी परिषद में बैठकें होती हैं छात्रों के बीच। आरएसएस का मूलतः एक पार्ट है ना। शुरू में तो मैं भी नहीं जानता था। बाद में जब वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की सूची में आ गया, जब ज्यादा दिन काम किया तो समझ में आया कि वैचारिक रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरणा लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काम करता है। जो विद्यार्थी परिषद में संगठन मंत्री होते हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक होते हैं। वैचारिक तंतु जुड़ा हुआ है वहां से। तो मुख्य रूप से शिक्षा परिसरों में विद्यालयों के कैंपस में काम होता है। उस काम को गति देने के लिए बैठकें होती हैं, अलग अलग स्तर की बैठकें होती हैं। और विद्यालय की इकाई, फिर नगर की इकाई, फिर तहसील की इकाई, जिला की इकाई, महानगर की इकाई, प्रांत की इकाई, राष्ट्रीय इकाई, अलग अलग स्तरों की इकाइयां हैं। 2-3 तरह के कार्यकर्ता होते हैं, छात्र कार्यकर्ता होते हैं, शिक्षक कार्यकर्ता होते हैं, और कुछ पूरा समय देकर काम करने वाले पूर्णकालिक कार्यकर्ता होते हैं, जिनको संगठन मंत्री कहते हैं। और धीरे धीरे जब उस संगठन से जुड़ा तो ये लगा कि एक अलग तरह का संगठन है। छात्र छात्राओं में राष्ट्रभक्ति का भाव जगाने वाला संगठन है। विद्यार्थियों की समस्याओं का सकारात्मक ढंग से समाधान करने वाला संगठन है। राष्ट्रीय मुद्दे पर मान्यता ही उस संगठन की है कि छात्र कल का नहीं, आज का नागरिक है। जो कुछ देश में आज घटित होता है उसका प्रभाव छात्र पर पड़ता है, इसलिए छात्र को उस पर अपनी राय रखनी चाहिए, अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। और कोई चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, ये नारा लगाते हुए क्लास की बेंचें तोड़ने वाला ये संगठन नहीं है। कुछ टूटे फूटे ना, राष्ट्र की किसी संपत्ति का क्षति ना हो, लेकिन देश के जो नौजवान हैं, विद्यार्थी हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनकी समस्याओं का समाधान हो और वो देश के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन करे। ऐसा इस दिशा में काम करने वाला संगठन था और उससे प्रभावित होकर हम भी उसी धारा में बहते चले गए। तो जब आप इस धारा में बहे तो उसका आपको बेनिफिट 17 में मिला, मुझे लग रहा है। हाँ, क्योंकि पार्टी ने उस पर विचार किया कि ये बहुत पुराना हमारा जो सदस्य है और ऑप्शन इटवा विधानसभा के पास मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से एक बढ़िया कोई जैसे ब्राह्मण कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो ये सोच करके जो है, या फिर आपने टिकट की डिमांड की थी 17 में? निश्चित रूप से जो कुछ हुआ वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की देन थी। क्योंकि मैं विद्यार्थी परिषद में जुड़ा, विद्यार्थी परिषद में जुड़ने के कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम को समझा, नजदीक आया, एक स्वयं सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला, विभिन्न समन्वय बैठकों में विचार परिवार के आने जाने का अवसर मिला। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी संपर्क हुआ। बाद में अध्यापक बनने के बाद भी, मैं 1994 में जुड़ा, अध्यापक बनने के बाद भी कई दायित्वों का विभाग प्रमुख और प्रांत उपाध्यक्ष का निर्वहन करते हुए 2007 तक विद्यार्थी परिषद में काम किया। 2007 में भारतीय जनता पार्टी में आ गया। 2007 से 2017 10 साल भारतीय जनता पार्टी में काम किया। चूंकि काम बाहर कर रहा था, पढ़ने गया था बस्ती, वहां जुड़ा। फिर गोरखपुर में विद्यार्थी परिषद से स्विच किया, भारतीय जनता पार्टी में गया। तो हमारे जनपद के लोग और हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोग नहीं, सारे लोग नहीं जान रहे थे, कुछ ज्यादातर लोग तो वरिष्ठ लोग जानते थे। 10 साल काम करने के बाद मुझे हमारे कुछ मित्रों ने, जो हमारे जिले के रहने वाले लोग थे, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सबने कहा कि इटवा में एक शून्यता है। और तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पांडे जी लगातार कई बार से वहां से विधायक हो रहे थे, लेकिन उनके काम से लोग संतुष्ट नहीं थे।
समाजवादी पार्टी की विचारधारा से लोग संतुष्ट नहीं थे। सपा की और सपा के नेता माता प्रसाद पांडे जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से संतुष्ट नहीं थे। वहाँ गोकसी की घटनाएं होती थी, वहाँ हिंदू मुस्लिम तनाव होता था, तो एक तरफा तो इस पर तो हम बात करेंगे, इस पर हम आएंगे सतीश जी, हम इस पर आएंगे, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि 17 में जो है टिकट मिला कैसे, पहले तो ये बता दीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि बीजेपी जो है वो विद्यार्थी परिषद में, और वो उसकी जो है एक ब्रांच है या शाखा है, आरएसएस का एक पार्ट है, इसकी वजह से जो है मिला। लेकिन आपने, हमें जानना चाह रहे हैं कि आपने डिमांड की थी उनसे टिकट की, या फिर जो आपको बुला करके और कहीं पर नजर पड़ गई थी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की, या फिर आप उनके टच में थे, उसका आपको बेनिफिट मिला, और आपको ये कब पता चला? नहीं, मैं यही बात आपसे कह रहा था जी कि मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप अगर आगे आते हैं तो इटवा को एक विकल्प की तलाश है और वो विकल्प आप बन सकते हैं। विद्यार्थी परिषद में काम करने के कारण, 10 साल पार्टी में काम करने के कारण एक आत्मविश्वास था। और जब मैं आता था और जिस सड़क से होकर के अपने घर पहुंचता था, जब मैं बांसी से इटवा की ओर आता था, छोटी सी कार थी, मारुति की अल्टो, लगता था ये जो लगता था कि इस कार की कमान ही टूट जाएगी। हमारी शादी के बाद मेरी पत्नी भी जब मेरे साथ गांव आती थी तो वो हिम्मत हार जाती थी दोबारा जल्दी आने का। तो ये मन में लगा कि भाई ये कब तक ऐसे पिछड़ा रहेगा, इस क्षेत्र की दुर्दशा को दूर करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो मेरे मन में भी एक साथ तीन चीजें हो रही थी। मेरे मन में भी ये इच्छा जग रही थी कि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले तो यहाँ का विकास करना चाहिए, यहाँ की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। क्षेत्र को भी एक जड़ होते नेतृत्व के विकल्प की तलाश थी, और पार्टी को भी वो जो एक किला बना रखा था माता प्रसाद पांडे जी ने, ब्राह्मण, मुस्लिम और जो समाजवादी पार्टी तो आपको ब्राह्मण होने का फायदा मिला, इसलिए आप जीत गए थे, या फिर जो है बीजेपी में मोदी जी की लहर थी, योगी जी की बात हो रही थी, इसलिए सतीश जी जीत गए? नहीं, निश्चित रूप से वो जो चुनाव हुआ वो पूरी तरह से मोदी जी के नाम पर हुआ। अगर मैं कहूं कि किसी और फैक्टर से जीते तो ये सूर्य को दिया दिखाने जैसा होगा। 14 से 17 जो मोदी जी की सरकार चली थी, उस कारण एक उम्मीद जगी थी लोगों के मन में, और ये लगने लगा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी अगर मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, तो उत्तर प्रदेश गुंडा राज से बाहर निकल सकता है, भ्रष्टाचार के जाल से मुक्त हो सकता है, विकास की गंगा बह सकती है। तो मोदी जी के प्रति जो उत्तर प्रदेश की जनता के मन में जो आस जगी थी, निश्चित रूप से उसी का परिणाम हुआ कि मेरे जैसा एक साधारण किसान परिवार का एक बेटा, जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, जिसकी कोई अपनी अलग पहचान नहीं थी, उसको भी भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले जीत मिली। तो निश्चित रूप से वो मोदी सरकार की 3 साल की उपलब्धियां और उस समय मोदी जी के प्रति जो जनता के मन में विश्वास जगा था, उसके कारण ही जीत कर आए। अच्छा, ये आपके क्षेत्र में जो है, अब विपक्षी रहे हों या फिर जो है पार्टी के रहे हों, ये तो हमें नहीं पता चला, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि भैया प्रधान ही नहीं जीत पाते, और जो है भाजपा की लहर ना होती, और कभी लड़े थे शायद आप लोग बीडीसी या प्रधानी का चुनाव अपने गांव से, और वो नहीं जीत पाए थे, मोदी जी के आने का फायदा मिला और सतीश जी एकदम से विधायक बन गए। तो ये सच्चाई है? कभी लड़े थे चुनाव? क्या आपके परिवार में कोई लड़ा था प्रधानी वगैरह का चुनाव? इसमें आधा सच है, आधा झूठ है। आधा सच ये है कि वास्तव में अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ना होता, मोदी जी का नाम और काम ना होता, तो मेरे जैसा व्यक्ति तो चुनाव नहीं जीत सकता था। लेकिन दूसरी बात बिल्कुल निराधार है, मैं या मेरे परिवार में कभी किसी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा। मेरे पिताजी ने कभी ग्राम प्रधानी का भी चुनाव नहीं लड़ा। ये एक बड़ा सच है, और कोई किसी तरह का कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। अच्छा, आप एकदम से विधायक बने, और जब सतीश जी विधायक बने उसके बाद 1.5 साल बीता और एकदम से मंत्री बन गए, शिक्षा मंत्री। तत्कालीन शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल को रिप्लेस कर दिया सरकार ने। वजह क्या थी, और आपको बनाने की क्या वजह थी? उनको रिप्लेस करने की वजह और आपको बनाने की वजह? नहीं, रिप्लेस करने की वजह तो मैं नहीं जान सकता, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के आरोप लगे कई चीजों को लेकर के, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, सच्चाई क्या है? राजनीति में नेताओं पर आरोप लगाना आसान काम होता है, मैं उसमें नहीं जानना चाहता, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता है। मैं अपने लिए कह सकता हूँ कि मैं एक कार्यक्रम की तैयारी कर रहा था। मुझे 19 अगस्त को हमारे जनपद के जो रत्न रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जब 1980 में बनी थी, तो उसके जो संस्थापक प्रदेश अध्यक्ष बने थे
स्वर्गीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी, जिनको प्यार से हमारा जिला क्या पूरा उत्तर प्रदेश माधव बाबू के नाम से जानता है। मेरे मन में एक इच्छा थी, मैं उनको देखा तो नहीं, लेकिन हमारे पिताजी जनसंघ से जुड़े थे, बाद में भाजपा से जुड़ गए, हमारे गांव में भी भाजपा के नेता थे, सब लोग माधव बाबू की इतनी बातें करते थे, उनसे सुनकर उनके व्यक्तित्व से प्रभावित था। तो जब मैं विधायक बना तो मेरे मन में इच्छा हुई कि उनकी पुण्यतिथि 19 अगस्त को पड़ती है, तो उस पुण्यतिथि पर उनके साथ काम करने वाले जो उस समय के कार्यकर्ता थे उनको पूरा सम्मानित करने का एक कार्यक्रम और एक व्याख्यान कराने का एक मन में विचार आया। तत्कालीन प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल जी को मैंने मुख्य अतिथि बनाया, उनका कार्यक्रम तय किया, कार्यक्रम की तैयारियां शुरू की, और 2 दिन पहले 17 तारीख को जब मैं पत्रकार वार्ता करके खत्म ही किया था कि 19 को ऐसा ऐसा कार्यक्रम होगा, उसी समय एक संदेश पार्टी कार्यालय से आया कि आप 19 का अपना कार्यक्रम स्थगित कर दीजिए, बाद में कर लीजिएगा। तो मुझे लगा पुण्यतिथि है, कैसे कैंसिल करूं? तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब, अगर मुख्य अतिथि नहीं आ सकते हैं तो मैं कर लेता हूं, लेकिन जब मुझे कहा गया नहीं नहीं आप ये कार्यक्रम कैंसिल करिए, मैंने कर दिया, निर्देश था। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भी अगले दिन सुबह ये संदेश आया कि कल आपको लखनऊ आना है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके क्षेत्र के विकास के कुछ मुद्दों पर बात करना चाहेंगे। नहीं, मुझे तब तक नहीं पता था। रही होगी कि अनुपमा जायसवाल को क्यों हटा दिया गया, ये बात आप यहाँ पर खुल के बोल सकते हैं। नहीं, मैं छिपाने को कुछ है नहीं, मुझे तो ये अंदाजा ही नहीं था कि ये सब इसलिए किया जा रहा है कि मुझे मंत्री बनना है। मैं खुश हुआ कि भाई मेरे क्षेत्र की समस्याओं पर बात करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है। मैं जब चल पड़ा, लखनऊ के लिए आ रहा था, तो खबरें आने लगी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये सब होगा। थोड़ा बहुत मन में आने लगा कि इस तरह से मेरे कार्यक्रम कैंसिल करने को कहना, मुख्यमंत्री जी का अचानक से बुलाकर बात करना है, बातें आने लगा कि शायद मेरे नाम पर विचार चल रहा हो। लेकिन मैंने, चूंकि मैं किसी के पास, भाजपा में परंपरा भी नहीं है कि हम जाकर कहें कि हमको मंत्री बनाइए। भारतीय जनता पार्टी भारत का एक ऐसा एकमात्र राजनीतिक दल है जो एकदम जमीन पर काम कर रहे अपने कार्यकर्ता के बारे में सोचता रहता है, कब किसको कहां किस पद के शपथ ग्रहण का और कार्यभार ग्रहण करने के लिए बुला लिया जाए, ये किसी को नहीं पता। तो मुझे तो कोई कल्पना मैं नहीं कर सकता था। मैं जिस पृष्ठभूमि से आया था, पहली बार चुनाव जीता था, मैं इसी में आभारी था कि पार्टी ने मुझे टिकट दिया, इतने बड़े व्यक्ति के सामने लड़ाया, मुझे विधायक बनाया, मैं उस दिशा में काम कर रहा था। तो मेरे लिए तो ये अप्रत्याशित था, आश्चर्यजनक था। क्यों मेरा चुनाव हुआ या क्यों मुझसे पूर्ववर्ती को हटाया गया, इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी है ही नहीं। तो आपके बाता प्रसाद पांडे जी आपके समक्ष जो है प्रतिद्वंदी के रूप में रहे और अभी भी हैं। असहमत विचारधारा और पार्टी की वजह से हैं क्योंकि वो आपके अपोजिशन में हैं, या फिर व्यक्तिगत भी उनके जो है विकास कार्यों को लेकर के आप हैं और व्यक्तिगत रूप से आप उनसे असहमत नहीं रहते हैं, ये कारण है? नहीं, राजनीति में व्यक्तिगत विरोध का कोई औचित्य नहीं होता। बचपन से ही जब हम देखते थे अपने क्षेत्र को और लगता था एक ऐसा नेता जो 1980 से विधायक है, 1989 से कभी मंत्री तो कभी विधानसभा अध्यक्ष है, वह व्यक्ति अपने क्षेत्र में कोई टाउन एरिया नहीं बना पा रहा है, सड़कें टूटी फूटी हैं, मतलब समझ में नहीं आता था कि आप तो उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। आपने टाउन एरिया लेकिन बना दिया, इसके लिए आपको मैं ये कह रहा हूँ, आप तो उसी जनपद के क्षेत्र के रहने वाले हैं। समझ में नहीं आता था कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। बिजली, कभी कभार बिजली के दर्शन होते थे, हम बिजली आती थी तो हम लोग उठ करके जलते हुए बल्ब को देखते थे, अरे बिजली आ गई। तो लगता था कि भाई ये आदमी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी के बगल में बैठता है, दूसरे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी उनको चाचा चाचा कहते हैं, और उसके बाद भी आदमी अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पा रहा है, तो कुफ्त तो होती थी। और उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियां, और जब कोई उनके सामने जाता था किसी विकास के मुद्दे को लेकर के, तो उसको जो उनका झिड़की देना और जिस तरह से बातें करना, मैं तो कभी गया नहीं। विधायक बनने से पहले हमारी उनकी कभी कोई व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई, तो कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं था। समाजवादी पार्टी की नीतियों से विरोध था। राम मंदिर आंदोलन हम लोगों के बचपन के दौर में हुआ, तो वो जो उस समय का जो व्यवहार था सपा की सरकार का, उसके कारण विरोध था। विद्यार्थी परिषद में जुड़ने के कारण, राष्ट्रवादी धारा में बहने के कारण, समाजवादी पार्टी की जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति थी उसके कारण विरोध था। ये इच्छा जरूर थी कि इटवा की सेवा करने का अवसर मिले तो इटवा और सिद्धार्थनगर का विकास किया जाए। जो भी विरोध है उनसे, वो वैचारिक विरोध है, कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं। वो हमारे पिता के उम्र के हैं, हमारे पिता आज जीवित होते तो उनके उम्र के होते, और हमारे लिए वो
आदरणीय है। कोई आपने मुस्लिम तुष्टीकरण की बात की, सपा पर लगता रहता है आरोप। माता प्रसाद पांडे को लेकर के आपने कहा, माता प्रसाद पांडे जी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कहाँ करते हैं? क्योंकि आपके क्षेत्र में ऐसे भी गणितज्ञ बैठे हुए हैं जो ये लगा रहे हैं, चाणक्य बैठे हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि जब नगर पंचायत का चुनाव हुआ तो उसमें उन्होंने एक तरफ ब्राह्मण को कैंडिडेट बनाया, मुस्लिम बहुत सारे उनके पास ऑप्शन में थे, लोग मांग भी रहे थे, आपने एक जायसवाल को बनाया। ये क्या है? नहीं, मुस्लिम तुष्टीकरण का ये मतलब नहीं होता। मुस्लिम तुष्टीकरण का ये मतलब होता है विधायक बनते ही उन्होंने, मैं जब नगर पंचायत बना रहा था तब उन्होंने तत्कालीन नगर विकास मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी को एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि बहुत खराब ढंग का नगर पंचायत बनाया जा रहा है, केवल हिंदू। आप पर ये आरोप लगा कि आपने जो है हिंदू एरिया को यही वही मैं आ रहा हूँ, उन्होंने हिंदू बहुल गांवों को नगर पंचायत में शामिल किया गया, मुस्लिम बहुल गांवों को नहीं शामिल किया गया। उस समय रोकने की कोशिश की उन्होंने। विधायक बने तो उन्होंने सदन में खड़े होकर ये सवाल उठाया, उन्होंने कहा ये फला फला गांव को शामिल क्यों नहीं किया गया क्योंकि इसमें मुस्लिम आबादी ज्यादा। नहीं तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण होता है। माता प्रसाद पांडे तो सबका साथ सबका विकास की बात कर गए क्योंकि उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की बात की। नहीं तो हमने क्या, हमने जिन गांवों को नगर पंचायत में शामिल किया क्या उसमें मुसलमान नहीं है? इटवा बाजार में क्या मुसलमान नहीं है? अगर नहीं होते तो नादिर सलाम नगर पंचायत का चुनाव कैसे लड़ते? ये इस दृष्टि से हम नहीं देखते, हम तो मोदी जी के दृष्टि से देखते हैं सबका साथ सबका विकास। हम तो इटवा मार्केट के आसपास के जो गांव थे, जो उसका क्राइटेरिया होता है नगर पंचायत का कि जो मुख्य मार्ग से जुड़े हों, जहां बैंक हों, जहां व्यापारिक गतिविधियां हों, उन गांवों को जोड़ा जाए। पिपरा मुर्गेहवा जुड़ा, पिपरा पठान जुड़ा, अमोना जुड़े और तमाम ऐसे गांव। इटवा मार्केट में ही मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में। तो हम तो इटवा का विकास हो, जिसको वो 35 साल की राजनीति में, जिस इटवा को विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए जिस ग्राम सभा के चुनाव में, प्रधानी के चुनाव में मतदान करने जाते थे, हम तो इस इटवा को नगर बनाने में लगे थे। हम तो 365 कुओं और 365 मंदिरों वाले भगवान भोलेनाथ की नगरी बिस्कोहर को नगर पंचायत बना रहे थे। हम तो हिंदू मुस्लिम की दृष्टि से सोच नहीं रहे थे। और चुनाव लड़ाने की जहां तक बात है, वो तो देखिए उनके दोनों प्रत्याशी 5वें नंबर पर रहे, हमारे दोनों प्रत्याशी जीते। तो प्रत्याशी चयन सही था कि गलत था, ये निर्णय तो जनता करती है। हम जब चुनाव हारे थे तो लोगों ने कहा था कि अब तो सतीश द्विवेदी की राजनीति खत्म हो गई, क्योंकि एक मुस्लिम ध्रुवीकरण 2022 के चुनाव में होगा। सतीश जी ने इतना किया, नगर पंचायत बना दिया, वहां पे स्कूल कॉलेज बना दिए, आपके रिपोर्ट कार्ड अच्छे हैं आपके अनुसार और आपकी क्षेत्र की जनता भी ऐसा कह रही है, तो चुनाव क्यों हार गए? मतलब कहां पर कमी रह गई आपके अनुसार? देखिए, आपको पता है कि हमारी विधानसभा में अल्पसंख्यक आबादी बड़ी संख्या में है। 2022 के चुनाव के पहले कभी इस तरह का ध्रुवीकरण हुआ नहीं था। माता प्रसाद पांडे जी भी कभी मुसलमानों का पूरा वोट नहीं पाते थे। तो पहला कारण तो एक ये रहा कि पहली बार 2022 में ऐसा हुआ कि जबरदस्त मुस्लिम ध्रुवीकरण हुआ। यद्यपि कि अपने पूरे 5 साल में मैंने जब सड़क बनाई तो नहीं सोचा कि ये हिंदू क्षेत्र से गुजरेगा कि मुस्लिम क्षेत्र से गुजरेगा। मैंने कभी समाज के किसी समुदाय के खिलाफ कोई कड़वी बात नहीं कही। मैं तो 2-2 नगर पंचायतें बनवाना, माननीय मुख्यमंत्री जी को ले जा करके बिस्कोहर में डिग्री कॉलेज का शिलान्यास कराना, दोबाह में राजकीय इंटर कॉलेज बनाना, 132 केवी के पावर हाउस को संचालित कराना, ITI बनाना, पॉलिटेक्निक बनाना, 67 किलोमीटर सड़कें, 7 मीटर चौड़ी सड़कें बनाना। और मैंने मंच में कहता था कि अगर मेरा कार्यकाल पूरा होते होते कोई गांव ऐसा होगा जो पक्की सड़क से ना जुड़ा हो तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं तो इस दिशा में काम कर रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो धर्म के आधार पर वोट करता है, यद्यपि कि उन्हें अब पछतावा होता है। और मैं हारा नहीं असली मायने में, मैं 59,000 वोट पाकर पहली बार विधायक बना था। दूसरी बार मैं चुनाव लड़ा तो 62,500 वोट मिला। लेकिन पहले चुनाव में एक प्रत्याशी पा रहा है 50,000 वोट, दूसरा पा रहा है 44,000 वोट, अगले चुनाव में 50,000 वाला 9,000 पर जा रहा है और दूसरा 44 से 64 जा रहा है। तो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण में चुनाव आ रहा। लेकिन ये बात सर्व समाज को समझ में आ गई है और ऐसा शायद अब होगा नहीं आगे। फर्क पड़ा पर बड़े एलिगेशन लगे, आरोप लगे, भाई कोई EWS कोटे से नौकरी आपने दिला दी थी। दूसरी चीज, आपने कौड़ियों के भाव जो है करोड़ों की जमीन खरीद ली। बहुत सारे आप पर आरोप लगे, मिड डे मील का आपने भोजन खा लिया, उसका पैसा आपने हड़प लिया। इतने सारे आरोपों का असर था जो सतीश द्विवेदी चुनाव हार गए? नहीं, ये असर होता तो मेरा वोट 59,000 से बढ़कर 62.5 नहीं होता। मेरी तरह की जितनी विधानसभाएं थी उसमें ये परिस्थितियां, आप जानते हैं 30% से अधिक मुस्लिम आबादी हमारे क्षेत्र में है।
आरोप लगाने को, राजनीति में जो लोग हैं उनके ऊपर आरोप लगाना आसान है। आपको पता है मिड डे मील का पैसा किसी मंत्री के अकाउंट में नहीं आता है, मिड डे मील का पैसा सीधे स्कूल के अकाउंट में जाता है। और हमारी योगी सरकार ने कोरोना काल में जबकि स्कूल बंद थे, मिड डे मील का राशन जो स्कूलों को मिला, उस राशन को बच्चों के अभिभावकों के घर तक पहुंचाया। और जो कन्वर्जन कास्ट होता है, तो आप पर जो आरोप भोजन क्यों नहीं, लगे? आरोप लगा कोई हमारे खिलाफ कोई चुनाव लड़ रहा है तो क्या करेगा वो तो वो तो हमारी नहीं। मैं आपकी सभी बातों पर आ रहा हूँ, मैं प्रश्नों से भागने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। तो जो कन्वर्जन कास्ट होता है, जो भोजन बनाने का खर्च जो स्कूल में जाता है, वह भी बच्चों के अभिभावकों के अकाउंट खुलवा करके उनके खाते में भेजा गया। जमीन पर आरोप ये लगाया गया कि जमीन सर्किल रेट के हिसाब से नहीं ली गई। आप स्वयं अपने गांव का पता कर लीजिए। मेरे गांव का मैं जानता हूं कि हम लोगों के क्षेत्र में जो मार्केट वैल्यू है जमीन की, उससे ज्यादा उसका सर्किल रेट है। हमारे यहाँ कोई 1 बीघा जमीन खरीदे तो जो किसान जमीन का मालिक है, जितना पैसा उससे मांगेगा, वो अगर वो 5 लाख मांगेगा तो सर्किल रेट जब निकलवाएंगे तो 8 लाख निकलेगा। तो 5 ही मांगा जा रहा है आपसे, तो आप 8 कैसे देंगे? तो सरकार तो आपकी और मीडिया आपके इतना खिलाफ कैसे जा सकती है? मेरी नहीं, सरकार नहीं, बात समझिए। जो कागज उसका मामला क्यों नहीं आगे बढ़ा, आरोप प्रत्यारोप तक रह गया, क्योंकि रजिस्ट्री डिपार्टमेंट तो अब जब तक आप सर्किल रेट के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी नहीं देंगे तब तक आपकी रजिस्ट्री होगी नहीं। तो आपने पूरी स्टैंप ड्यूटी जमा है, सब है। लेकिन राजनीति में जब भी कोई आपके ऊपर आरोप लगे, आप बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका जवाब देते रहिए, तो विपक्ष तो आपको इसी में उलझाता रहेगा। रही बात भाई की, भारत के संविधान में किसी भाई की आय जो है उसका हकदार भाई नहीं होता है। हम पति पत्नी दोनों प्रोफेसर हैं, इसलिए मेरा भाई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। बिल्कुल कई सारे कानूनविदों ने कहा कि आपने क्यों रिजाइन करा दिया, उसकी लड़ाई हम लड़ते। माँ बाप की इनकम के आधार पर ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बनता है, लेकिन हमारा परिवार व्यथित था, कभी कोई राजनीति में था नहीं, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप झेलने की लोगों को आदत नहीं थी। मुख्यमंत्री जी ने आपसे कुछ कहा उसके बाद? ये जो मामला हुआ ईएसडब्ल्यू वाला? नहीं, कभी नहीं। वो सब समझ रहे थे भाई। आप खुद सोचिए कि मान लीजिए एक भाई कलेक्टर हो, तो क्या दूसरा भाई, कोई एक पिता है, वो गरीब हो, किसान हो, और उसका एक बेटा कलेक्टर हो, तो क्या दूसरे बेटे का ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र नहीं बनेगा? तो सब ये बात समझ रहे थे। मुझे किसी ने पार्टी में, सरकार में किसी व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। अगर कहना होता तो कोई बात होती तो मेरी राजनीति के ऊपर उसका असर पड़ता। अच्छा, माता प्रसाद पांडे जी आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, वो ब्लॉक प्रमुखी चुनाव का एक मामला भी आया बीच में। उसके बाद जो है वो उनका कहना था कि हम इतने बुजुर्ग हैं, वयोवृद्ध हैं, हमारा सम्मान सत्ता और विपक्ष दोनों करती है, मुख्यमंत्री जी भी करते हैं। उस दौरान आप मंत्री थे और उनके साथ जो है वो झड़प हुई, उनको धक्का मुक्की उनके साथ आपके कार्यकर्ताओं ने किया, ऐसे एलिगेशन लगे, उनके हाथ से पर्चा छीन के फाड़ दिया गया। ये क्यों करवाया, क्या हो गया? मतलब देखिए, पहली बात तो मैं वहां था नहीं, मैं उनके स्तर पर उतरता नहीं हूँ। बड़े हैं, ये बात कहते हुए मुझे क्षमा कीजिएगा। वो विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए बूथ पर बैठकर अपने प्रिय व्यक्ति को प्रधानी का चुनाव लड़ाते थे। लेकिन मैं उनके पुत्र का उम्र का हूँ। ब्लॉक प्रमुख का जब चुनाव हो रहा था, वो स्वयं नॉमिनेशन कराने गए थे, जबकि मैं उस पेरिफेरी में नहीं था। मैं नहीं गया कि किसी को ये ना लगे कि मंत्री चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। जब वो उनकी सरकार थी और वो मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, तो जो आदमी पर्चा भरने की कोशिश करता था उसको रातों रात पुलिस उठा लेती थी, जेल भेज दिया जाता था। हमारी सरकार में तो ये होता है, राजनीति में बहुत सारी ये चीजें, जैसा वो आरोप लगा रहे हैं ऐसा हुआ नहीं था। बल्कि वहां जब हंगामा होने लगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही ऐसे हाथ लगाकर उनको किनारे करने की कोशिश की कि बाबा आप किनारे हो जाइए ताकि कोई धक्का मुक्की का वो शिकार ना हो। लेकिन उन्होंने पर्चा भरा और उनकी श्रीमती जी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीती। भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्वस्थ लोकतंत्र का और लोकतंत्र को प्रश्रय देने का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? उनके समय में चुनाव नहीं होता। और एक उदाहरण बताता हूँ, एक व्यक्ति चुनाव जीत गया था और वो जिस अल्पसंख्यक वोटों के आधार पर आज वो विधायक बने, उसी अल्पसंख्यक समुदाय का था, लेकिन 1 साल उस जीते हुए व्यक्ति को उन्होंने ब्लॉक प्रमुख का प्रमाण पत्र नहीं देने दिया था। इसलिए ऐसे व्यक्ति जब लोकतंत्र की और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की बात करते हैं तो फिर हंसी आती है, और क्या कहा जा सकता है। मंत्री जी, एक बात ये बताइए कि ये बड़ी चर्चा चली और ये अभी तक चलती रहती है जब भी हम कभी कभार फील्ड में निकलते हैं कि योगी सरकार में
ट्रांसफर और पोस्टिंग जो है वो पद किसी के भी पास हो, विभाग किसी भी मंत्री के पास हो, लेकिन सहमति बिना मुख्यमंत्री के नहीं हो सकती। तो सच्चाई क्या है? नहीं, देखिए, इस सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग बहुत पारदर्शी है और बहुत सारे ट्रांसफर के प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया क्योंकि गया आप मंत्री रहे हैं। हाँ, नहीं, इसीलिए इसलिए बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ। हमारे यहाँ 28,000, हमारे समय में 28,000 टीचर्स का ट्रांसफर हुआ जी, जो लोग अपने अपने सुविधाजनक जगहों पर जाना चाहते थे। पूरा ट्रांसफर प्रोसेस ऑनलाइन था। लोगों को ऑनलाइन जा करके अपना डिटेल देना था। हर साल की नौकरी पर पॉइंट था। कोई पुरस्कार उनको मिला है तो उस पर पॉइंट था, कोई दिव्यांग है तो उस पर पॉइंट था, कोई पति पत्नी दोनों एक साथ विभाग में सेवा दे रहे हैं तो उस पर पॉइंट था, ये कोई गंभीर बीमारी है तो उस पर पॉइंट था। और उसके आधार पर जो लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किए, अपने आप एनआईसी के सॉफ्टवेयर से उनकी इंडेक्सिंग हुई, मेरिट बना, मेरिट से ट्रांसफर हो गया, कहीं किसी को नहीं दौड़ना पड़ा। तो इस सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट हुई है। इसके पहले के समाजवादी पार्टी की सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग एक इंडस्ट्री हुआ करती थी, लेकिन इस सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो रहा है। कोई भी व्यक्ति इसको प्रभावित नहीं कर सकता है, मंत्री भी नहीं। तो ये तो अच्छी बात है। कितनी सच्चाई है कि एक मिनट, ये कट लगा देना। मंत्री जी, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अभी हुआ वो बहुत ही दुखद रहा और इस पर जो है देश विदेश की मीडिया ने चर्चा भी किया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि अगर भारत सरकार इतनी चिंतित है हिंदुओं को लेकर के, सतीश जी, एक सुगबुगाहट लगातार चलती रही और ये आज भी कभी कभी जब चाय पर चर्चा होती है, टपरी पर चर्चा होती है, तो ये बहुत होती है कि 2017 में जब यूपी में योगी जी की सरकार आई, उस समय मनोज सिन्हा जी का बड़ा नाम चल रहा था और अचानक योगी आदित्यनाथ जी के बारे में आया कि वो 40 विधायक लेकर के लखनऊ पहुंचे और उन्होंने सीधा कहा कि मुख्यमंत्री अगर आपने मुझे नहीं बनाया तो 2 फाड़ हो जाएंगे बीजेपी के। सही था ये सब गसिप है, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ये सब होता नहीं है। एक शीर्ष नेतृत्व बैठता है, संसदीय बोर्ड बैठता है और प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री होगा वो तय करता है और विधानमंडल दल की बैठक होती है और सर्वसम्मति से ये सब निर्णय होता है। ये हम लोग भी सुनते हैं तो हंसी आती है। अच्छा, आप लोग बड़ा आरोप लगाते हैं, इस घटना में सच नहीं। आपकी पार्टी बड़ा आरोप लगाती है, परिवारवादी पार्टी है अखिलेश यादव की, कांग्रेस की राहुल गांधी, वहां पर अध्यक्ष कोई भी बने, पार्टी में तो आपके भी ये होता है कि चाहे नितिन नवीन जी बन जाएं या फिर पंकज चौधरी जी बन जाएं, मोदी जी और अमित शाह की चलती है, ऐसा लोग कहते हैं। ये सही है? उनके बिना फाइनल सिग्नेचर के कोई काम नहीं होता। दोनों में कोई समानता नहीं है दोनों बातों में। वहां क्या है कि वहां पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री कौन बने। क्या समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी के अलावा कोई ये सपना देख सकता है कि अगर कभी सरकार आई, अभी तो आने की उम्मीद नहीं है, अगर कभी आई तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा? कांग्रेस में इस समय कोई ये कल्पना कर सकता है? कोई बनेगा भी तो वो मनमोहन सिंह जी की तरह रिमोट से चलाया जाएगा। यहाँ क्या है, आज मोदी जी हमारे नेता हैं, अमित शाह जी हमारे नेता हैं, तो हमारे नेतृत्व बैठकर फैसला लेता है और संसदीय बोर्ड फैसला लेता है। एक लोकतांत्रिक संस्था है, भारत निर्वाचन आयोग उसको मान्यता देता है, तो संसदीय बोर्ड तय करता है। कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श, लंबे कितना दिन लगा अध्यक्ष का नाम तय करने में, तो देश के करोड़ों कार्यकर्ता और उन सबसे विचार विमर्श करने के बाद आखिर निर्णय की घोषणा तो कोई ना कोई व्यक्ति ही करेगा। लेकिन किसी के पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष हो इसलिए अध्यक्ष बन गया हो, किसी के पिता मुख्यमंत्री हो इसलिए मुख्यमंत्री बन गया हो, किसी के पिता प्रधानमंत्री रहे हो इसलिए बन गया हो, ये उदाहरण आपको भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिलेगा। बीजेपी इतने साल सत्ता से दूर क्यों रही? इसकी नीतियां, इनकी योजनाएं इतनी अच्छी रही, अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा उनको शख्स मिला, अटल अडवाणी की एक जोड़ी बड़ी मशहूर हुई, इतने दिन दूरी का कारण क्या है सत्ता से? उसके बाद 17 में आप वापसी किए। नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, एक दौर बीच में उत्तर प्रदेश में ऐसा चला जातिवादी राजनीति का, जातीय ध्रुवीकरण के कारण, चूंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित की राजनीति करती है, राष्ट्रवाद के मुद्दों की बात करती है, सबको साथ लेकर काम करती है। ये होता है राजनीति में, कभी कभी ऐसा होता है जैसे कुछ लोग थोड़े समय के लिए जनता को गुमराह करते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने किया, जैसे बिहार में लालू जी ने किया। तो कई बार जब उस तरह का दौर चलता है तो जो राष्ट्रीय मुद्दों की राजनीति करता है, जो विकास की राजनीति करता है, कई बार चुनावी परिणाम
उसके खिलाफ आते हैं। आपने बिहार की बात कर ली है तो बिहार पर हम बात कर ले रहे हैं। आप लोग कई तरीके की जो है बातें करते रहते हैं कि वोट को हम खरीदने नहीं देंगे, विपक्ष को बहुत सारी चीजें आती हैं। चुनाव या वोटिंग के एक दिन पहले महिला रोजगार योजना के तहत बिहार में 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में डाले गए। ये तो विपक्ष कह रहा है कि चुनाव आयोग के बिल्कुल नीतियों का उल्लंघन करके बीजेपी ने दबंगई से ये काम किया। तो ये तो आप लोगों ने भी वोट खरीदने का काम किया, वो करें तो रासलीला, आप करें तो कैरेक्टर ढीला। नहीं 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 नहीं, ये उल्टा थोड़ा सा बोल दिया, विषय नहीं लेकिन है सर बात वही, आप समझिएगा भावना। हाँ नहीं समझ रहे हैं जी। ये विषय वो नहीं है। ये हमारे देश का विपक्ष वैचारिक रूप से इतना दिवालिया हो चुका है इस समय। ये चुनाव के समय नहीं घोषणा हुई, ये पहले की घोषित योजना थी। नहीं, लेकिन और वोट पड़ने के एक दिन पहले जो है नहीं, सर आप नहीं, लोगों ने 10,000 रुपए भेजे। जब कोई योजना पहले से चल रही हो तो उसके क्रियान्वयन पर हमारे देश का चुनाव आयोग रोक नहीं लगाता है। आप आचार संहिता लगने के एक दिन पहले तक कोई भी नई योजना आप ला सकते हैं। आचार संहिता जब लगी हो तब आप किसी नई योजना की घोषणा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो योजना चल रही हो उसके क्रियान्वयन पर कभी चुनाव आयोग रोक नहीं लगाता है। और एनडीए सरकार के पहले छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार कर चुकी थी, वो हमने तो 6 महीना पहले की, उन्होंने तो बिल्कुल आचार संहिता के मुहाने पर किया। अरविंद केजरीवाल ने कितना बिजली का बिल माफ करने का, पानी का माफ करने का, विद्यार्थी परिषद से सारी चीजें की पहले। आप लोग आप विद्यार्थी परिषद से रहे, यानी आरएसएस से रहे, आप बिल्कुल साफ साफ चीजें क्लियर हैं। आरएसएस के ऊपर बड़ा सवाल उठता है कि मुख्यालय में 52 साल से वहां पर तिरंगा झंडा नहीं लगाया गया था कभी। कितना सच है, और अगर ऐसा है तो क्यों? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विरोध वही करता है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को करीब से जानता नहीं। आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा झंडा कभी लगाया मैं आपके प्रश्न के उत्तर पर आ रहा हूँ। नवीन जिंदल जी ने जब जो केस लड़ा सुप्रीम कोर्ट ने कि व्यक्तिगत रूप से भी झंडा फहराने का अधिकार दिया जाए, क्या उसके पहले कोई अपने निजी घर पर झंडा फहराने का कार्यक्रम करता था? नहीं होता था। ये स्कूल कॉलेज का कार्यक्रम था, ये सरकारी कार्यालयों का कार्यक्रम था, ये राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर केवल ये कार्यक्रम होता था। जब नवीन जिंदल जी इस मामले को कोर्ट पर ले गए, कोर्ट में, और उन्होंने माननीय न्यायालय से इस बात का अनुरोध किया कि ये केवल समारोह सरकारी ना बने, ये व्यक्तिगत अधिकार दिया जाए, उसके बाद से निजी दुकानों, मकानों, प्रतिष्ठानों पर ये झंडा फहराया जाने लगा। और जब ये अधिकार मिल गया तो उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पर भी फहराया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ज्यादा राष्ट्रवादी होने का, राष्ट्रभक्त होने का दम्भ इस समय देश में किसी को नहीं भरना चाहिए। आपकी पार्टी के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बयान दिया कि आरएसएस की बहुत जरूरत नहीं, आरएसएस का बहुत रोल नहीं है, और उसका प्रभाव ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो असर हुआ 2024 में और आपकी सीटें घट गई। तो आरएसएस ने पकड़ ढीली की या फिर योगी जी की चली नहीं केंद्र में, उन्होंने जो भी पैरवी की, ऐसा कहा यह भी जा रहा है कि उन्होंने भी अपने कुछ प्रत्याशियों के नाम भेजे थे, लेकिन उस पर जो निर्णय नहीं दिया पॉजिटिव। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, व्हाट्सएप की बातें हैं। आदरणीय हमारे निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, लेकिन जेपी नड्डा जी ने ये तो कहा मैं आ रहा हूँ, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। आपकी इतनी बड़ी जरूरत नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी स्वयंसेवक कभी संघ के बारे में इस तरह के विचार व्यक्त नहीं कर सकता। उन्होंने ये व्यक्त किया तभी तो आपकी पार्टी के जवाब तो सुनो यार, जवाब सुनो। उनसे ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी जिन प्रदेशों में अभी तक भाजपा नहीं रही है वहां कैसे उन्होंने ये कहा कि पहले भारतीय जनता पार्टी जहां नहीं भी पहुंच पाई थी जिन प्रदेशों में, वहां भी हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम के भरोसे वहां पर हम आगे बढ़ते थे। और आज तो संघ का काम है ही, भाजपा भी पूरे देश में पहुंच चुकी है, तो इसलिए हमारे लिए पहले से ज्यादा अनुकूल परिस्थितियां हैं। ये बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कभी संघ को ये इग्नोर नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि पहले जहां हमारी पार्टी नहीं पहुंची थी वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण जो लोग राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत होते थे वो भाजपा का चुनाव में मदद करते थे, लेकिन अब हमारे पास हर प्रदेश में हमारा संगठनात्मक ढांचा है, हम और भी मजबूत होकर उभरे हैं। ये बात उन्होंने कही थी। मुद्दा 27 में क्या होगा बीजेपी का? वो पहले की तरह विकास होगा, सुशासन होगा, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया गया है वो होगा, कानून व्यवस्था होगी, बिजली होगी, सड़क होगी, मोदी जी का नेतृत्व होगा, योगी जी का नेतृत्व होगा। नहीं तो महंगाई पर आप आए थे, लेकिन वो तो कांग्रेस बोल रही है कि 400 हमारे राज में था, 1000 आपके राज में हो गया, तो महंगाई कम हुई कि ज्यादा हुई?
इस तरह से महंगाई की तुलना नहीं होती है। हमारे पिताजी कहते थे कि जब वो छोटे थे तो 4 आना में 1 किलो घी मिलता था। तो अब इस समय अगर 800 में घी मिले तो आप कहेंगे ज्यादा महंगाई। ऐसे महंगाई की बात नहीं होती है। देखिए, ये किसी पुराने 10 साल के रेट की तुलना किसी के शासनकाल में, क्या जब सरकार शुरू होती है और जब उसके 5 साल पूरे होते हैं तो किसी भी चीज का रेट क्या उस पर कांस्टेंट रहता है? महंगाई का ये मतलब नहीं होता। जनजी का बड़ा जो है, जनजी की बड़ी बात चली और जो है जनजी ने कई सरकारों का तख्ता पलट किया, चाहे वो पड़ोसी मुल्क कोई भी रहा हो, नेपाल हो या बांग्लादेश हो। विपक्ष हमारी ये कह रही है बराबर कि हिंदुस्तान में भी एक दिन वो ऐसा दिन आएगा जब बैलेट पेपर से चुनाव अगर वो दिन नहीं आया, ईवीएम से लगातार बीजेपी कराती रही, तो जनजी अपना बड़ा रोल अदा करेगा और सरकार तख्ता पलट करेगी। आपको लगता है कि ऐसा होगा? देखिए, कुछ लोग दुनिया के कुछ देशों में जेन-जी के जो उनका रिएक्शन है, जो उनका आंदोलन है, अब वही उनकी अंतिम उम्मीद बची है। अब उनको लग रहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, चुनाव के माध्यम से अब भारत में वो सरकार नहीं बना सकते, तो इसलिए उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जेन-जी के आंदोलन जो दुनिया भर में हुए हैं, किसके खिलाफ हुए हैं? उन लोगों के खिलाफ हुए हैं जिनके परिवार ने सत्ता पर कब्जा जमाए रखा है। और वो भाजपा नहीं करती है, वो कांग्रेस कर रही है, वो समाजवादी पार्टी कर रही है। उन लोगों के खिलाफ आंदोलन हुए हैं जिन लोगों ने उस देश के विकास के लिए, नौजवानों की शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए काम नहीं किया है। हमारा नेतृत्व, हमारे मोदी जी और हमारी पूरी सरकार नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रही है। इसलिए हमारा जेन-जी आज मोदी जी के साथ खड़ा है, राहुल जी के साथ नहीं खड़ा है। अच्छा, और एक बात समझिए, आप स्वयं देखिए कि देश का युवा मोदी जी को अपना रोल मॉडल मानता है कि राहुल गांधी को मानता है। हमारे देश में उल्टी है परिस्थिति। हमारे मोदी जी इस उम्र में भी देश के नौजवानों के साथ कदम ताल कर रहे हैं। और आप देश के जेन-जी से सवाल पूछिए कि वो ईवीएम से वोटिंग चाहता है कि बैलेट पेपर से चाहता है। हम हर चीज में टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं, हर मामले में हम स्मार्ट हो रहे हैं। तो वोटिंग के मामले में क्या हम उसी दौर में वापस जाना चाहते हैं जहां काउंटिंग होने में सप्ताह भर लगते थे और बैलेट पेपर से अभी महाराष्ट्र में चुनाव तो हुए, तो कौन जीता? ब्राह्मण विधायकों ने थोड़ी सी मीटिंग कर ली तो उस पर बवाल हो गया। आपके पंकज चौधरी प्रेसिडेंट ने कह दिया कि अब बिना बताए कुछ नहीं आप लोग करेंगे। और भी तो जातियों का संगठन है, वो करते हैं तो फिर आपकी पार्टी कोई रिएक्शन नहीं करती। आप ये मानते हैं कि सामान्य वर्ग पर हमला करना बहुत आसान है? नहीं, देखिए, इसकी ऐसे व्याख्या नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं उस बैठक में नहीं था, इसलिए मैं नहीं जानता। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक संगठन के मुखिया को जो कहना चाहिए उस दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि कोई भी, ये कोई जरूरी नहीं है कि उन्होंने बैठक के आधार पर कहा। उन्होंने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का मोदी जी का मंत्र लेकर काम करती है। आज भारत की कोई भी ऐसी जाति, कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो भाजपा से ना जुड़ा हो। इसलिए हम कोई अलग अलग जाति के आधार पर कोई विश्लेषण नहीं कर सकते। तो इसमें ये कोई बुरी बात नहीं। व्यक्तिगत थोड़ा सा सवालों पर आ जाते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटिव जो है, सतीश जी का कोई ऐसा दोस्त है जो आज तक बचपन से रह गया और जब भी कभी समय मिलता है तो उससे जो है चर्चा कर लेते हैं कि यार बहुत दुनियादारी हो गई, आओ बैठो थोड़ा सा एक कप चाय पी लेते हैं, कहीं चल के घूम आते हैं, राजनीति इधर रख देते हैं? नहीं, सबके दोस्त होते हैं, विद्यार्थी जीवन के दोस्त होते हैं और वो आजीवन चलता है। अब दोस्तों के साथ घूमने टहलने का मौका तो नहीं मिलता, लेकिन जहां जहां पढ़ाई लिखाई हुई, बस्ती में, गोरखपुर में, जब कभी किसी काम से, और राजनीतिक काम ही होता है, किसी काम से या किसी निमंत्रण आदि में उन जगहों पर जाना होता है तो पुराने मित्रों के साथ बैठ के कभी एक कप काफी, कभी थोड़ी गपशप हो जाती है। लेकिन ये सच है कि अब जो व्यस्तता है इसके कारण पुराने दोस्तों के साथ समय बिताने का उतना मौका नहीं मिलता। अब तो जिस क्षेत्र में जहां काम कर रहे हैं, अपना चुनाव क्षेत्र, वही दोस्त है, वही परिवार है, वही रिश्तेदार हैं। अब तो 24 घंटे उन्हीं के साथ बीतता है। आपकी पब्लिक जो है वो थोड़ा सा अवधी और देहाती और जो है वो कई भाषाओं का आपका जो क्षेत्र है वो मिक्सअप वाला क्षेत्र है। तो हम आपसे थोड़ा अवधी भी, थोड़ा भोजपुरी भी सब चलता है। तो भैया ये बताओ कि जो है कोनो फिल्म देखा तो मैंने कब समय में मिला था तब कौन फिल्म देखा पसंद करत हो? यार, फिल्म देखे शौक बहुत ज्यादा है। जब मौका मिल जाता है तो कबो कबो हमार श्रीमती जी तनी फिल्म देखे शौकीन है। तो श्रीमती जी के साथ फिल्म देखे जात हो कि नहीं जात हो? पहले तो उतना मौका नहीं मिल पाता रहा, विधायक रहे, बाद में मंत्री रहे, पर लेकिन तब्बो समय निकाल के जब कोनो ऐसन विषय पर आए जाता रहा, कोनो फिल्म जो परिवार के साथ बैठ के देख जा सकेगा। भाई बच्चे छोटे हैं तो उन्हें तो छोड़ सकते नहीं है, लेकिन अभी मौका मिल जाता है। अभी अब जैसे देखे रहा धुरंधर,
तो अब ई भाई कि भाई वो तो लड़किन के साथ देखना जा सकता है, वो वायलेंस बहुत ज्यादा लड़किन के देखे, हाँ वायलेंस के नाते मना है। तो एक दिन संजोग से समय मिला, लड़के स्कूले रहे तो हमारे दोनों जने देख आए। अच्छा, तो श्रीमती जी कबू कहना नहीं कि जो है यार हमें ई वाला जोनर के फिल्म देखे है और तो जो है मारपीट वाला लेके जातो, या जो विचार और जोनर दोनों सेम है, 36 गुण मिल गए मंत्री जी के। 36 गुण का तो नहीं कह सकते, लेकिन असल में साथ साथ रहने से और एक यूनिट की तरह काम करने से विचारों में भी समानता हो जाती कभी। अब उनको भी राष्ट्रभक्ति की फिल्में या सोशल इश्यूज पर बनी हुई फिल्में, ये सब उनको भी अच्छी लगती हैं, हमारे बच्चों को भी अक्सर मतलब 10 दिन में 15 दिन में कभी जब समय मिलता है, क्षेत्र से फुर्सत मिलती है, यहाँ आते हैं तो पूरे परिवार के साथ तो पूर्व फिल्में देखने का, बाहर जाकर कुछ भोजन करने का मौका मिल जाता है। पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री जी को धुरंधर फिल्म में किसका काम सबसे बढ़िया लगा, क्योंकि जो है बड़ा चर्चा हुआ इस फिल्म का? नहीं, सभी ने अपनी कौन से अभिनेता ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया धुरंधर में? अपनी भूमिकाओं का निर्वहन सभी ने अच्छा किया, लेकिन स्वाभाविक है कि जब जो हमारे देश के हीरो के रूप में फिल्म में दिखता है तो वही कैरेक्टर सामने होता है। लेकिन मैं कहूंगा कि सभी ने मतलब रणवीर सिंह ने भी, अक्षय खन्ना ने भी, और भी जितने पात्र हैं, सबने अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन अच्छा किया है। मजा आया उस फिल्म को देखकर। चाय या चाह? असल में चाय तो अब एक सामान्य शिष्टाचार का हिस्सा बन गई है। कहीं भी जाइए तो आदमी चाय न पिलाए तो क्या पिलाए, तो दोनों बातें होती हैं। जहाँ चाह होती है वहीं चाय पीता। कभी कभी क्षेत्र में कहीं जाते हैं, कहीं पहुंचे तो भैया चाय पी लो, और अगर कह दिए कि नहीं रहे दो, चाय न पिया, बहुत चाय हो गया, अभी कौन बात हो, आए हो चाय वो नहीं पिए वो। तो वो दोनों बातें हैं, वो चाय भी है चाय भी है। पसंदीदा भोजन क्या पसंद करते हैं आमतौर पर खाना? मैं तो असल में चावल दाल रोटी सब्जी वाला आदमी हूँ, लेकिन तरकारी भात जो है, चावल सब्जी मुझे, मैं अपने भोजन की समाप्ति का अंतिम कौर में चावल सब्जी, दाल पी कर खत्म कर देता हूँ, चावल सब्जी। वो कहते हैं ना कि जो है अगर थोड़ा सा चावल ना मिले तो पेट ही नहीं भरेगा। हमारा तो हमको चाहिए दोनों समय। हाँ, तो ये बताइए कि अभी भी जो है माता पिता के साथ जो है कितना समय आप दे पाते हैं? पिताजी तो नहीं रहे, दुर्भाग्य से। मैं विधायक बना उसके पहले से ही उनका साया सिर से उठ गया, 2012 से ही नहीं रहे। माँ गांव रहती हैं, और आप जानते हैं मैं अभी भी गांव ही रहता हूँ। तो लेकिन चूंकि सुबह सोकर उठते ही जल्दी से अपनी नित्य क्रिया करके तैयार होकर के तब तक जनता जनार्दन आ जाते हैं अपने विभिन्न समस्याओं को लेकर के। कभी इरिटेशन होती है? बाहर आ जाता हूँ लोगों से मिलने के लिए, और जब घर से निकलता हूँ रात को देर रात लौटता हूँ तो नहीं, कभी कभी तो घर में रहकर ही 2-2 3-3 दिन हो जाता है, माँ से नहीं मिल पाता हूँ, लेकिन समय निकाल कर उसी में हालचाल हो जाता है। जनता को सेटिस्फेक्शन दे पाते हैं सतीश जी? अब ये तो जनता ही बताएगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कोई, मैं घर पर हूँ, सुबह अमूमन 10 बजे 10:30 बजे तक घर रहता हूँ। उस बीच जो लोग आ गए, एक एक व्यक्ति से मिलता हूँ, उनकी पूरी बात सुनता हूँ। जहाँ फोन करना जरूरी होता है फोन करता हूँ, पत्र लिखना है तो पत्र लिखता हूँ। हर व्यक्ति की बात सुनकर तब उसके बाद क्षेत्र में निकलता हूँ। हाँ, फिर दिन में नहीं, रात को लौटता हूँ, रात में नहीं मिल पाता किसी से, दिन में फिर क्षेत्र में रहता हूँ। तो सुबह लोग मेरे घर आकर मिलते हैं, और दिन में एक तरह से मैं जनता के बीच में ही रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता हूँ। राजनीति में आना सही फैसला या गलत? सही फैसला था, इसलिए कि मैं राजनीति में नहीं होता, प्रोफेसर हूँ आज अपने विषय का। बहुत होता तो किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो जाता, लेकिन राजनीति में आने के कारण पूरे उत्तर प्रदेश की सेवा करने का अवसर मिला। अपने क्षेत्र का वो परिवर्तन आप भी देख रहे हैं, 2017 के पहले का इटवा कैसा था और 22 तक इटवा कैसा हुआ। अपने क्षेत्र के विकास करने का अवसर मिला, पूरे प्रदेश के लोग हमको जाने, हमको लोगों को जानने का अवसर मिला। एक बड़े कैनवास से जुड़ने का, एक बड़ी भूमिका में जुड़ने का अवसर मिला। कुछ बेहतर करने का और जनता की सेवा करने का एक जो ये मंच मिला है, वो बिना राजनीति में आए नहीं मिल सकता था। अरेंज या लव मैरिज? नहीं, शुद्ध रूप से परिवार के द्वारा तय किया हुआ अरेंज मैरिज है। हम दोनों शादी की बात शुरू होने, या यूं कह लीजिए शादी तय होने के बाद ही मिले। एक जो हमारी तो एंगेजमेंट की प्रक्रिया भी कोई समारोह के साथ नहीं हुई, ऐसे ही बिल्कुल सामान्य तरीके से जैसा सोचे वैसी पत्नी मिली। हाँ, मैं सोचता था कि मेरी पत्नी भी एक एक्सपेक्टेशन होता है मेरे मन में
मैं सोचता था कि मैं उच्च शिक्षा से जुड़ा हूं, तो मेरी पत्नी भी उच्च शिक्षा से जुड़ी हो, अध्यापक हो तो ज्यादा अच्छा है। और ईश्वर की कृपा थी कि उच्च शिक्षा से जुड़ी मिली, अध्यापक मिली। हमारी शादी से पहले वो भी मेरी तरह कॉलेज में, मैं उस समय एसोसिएट प्रोफेसर हो गया था, वो असिस्टेंट प्रोफेसर थी, आज तो हम दोनों प्रोफेसर हैं। तो ये मेरी इच्छा थी और ईश्वर ने उसको पूरा किया। पत्नी से पहले किसी से प्रेम हुआ सतीश जी को? कभी नहीं, हम तो कभी गांव से पढ़कर निकले थे, बाहर जब गए कभी कोई एजुकेशन वाले कॉलेज में भी नहीं पढ़े, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बस्ती में पढ़े, वहां भी कोई एजुकेशन नहीं था। एपीएन कॉलेज में आए पढ़ाई के दौरान, लेकिन हम लोग गांव से गए थे, हम लोगों में कॉन्फिडेंस का लेवल ही इतना नहीं था कि किसी से बात कर पाए। और एक मन में था भी कि जिस पृष्ठभूमि से आए हैं पढ़ना है, तो आप प्रथम स्थान वाले विद्यार्थी थे, आपको तो लोग वैसे ही प्रपोजल दिए होंगे। नहीं, वो बस्ती अभी इतनी एडवांस जगह उस समय नहीं थी कि ये सब होता। अब संयोग कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं, ऐसा कोई समय आया ही नहीं। जीवन में आपको क्या लगता है कि आपको जब भी आप संन्यास लें राजनीति से, या फिर आप इस दुनिया से जब भी विदा लें, ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, तो आपको इतिहास किस तरीके से याद रखे? मैं इतना ही चाहता हूं कि जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोग, हमारे जनपद के लोग, हमारे प्रदेश के लोग, जिनके बीच में काम कर रहा हूं, जब मैं ना रहूं तो वो इस रूप में याद करें कि उस आदमी ने क्षेत्र के, जिले के विकास के लिए बहुत प्रयास किया, अच्छा काम किया, किसी को कष्ट नहीं दिया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं रात को जब बिस्तर पर जाता हूं, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने प्रयास किया अपने क्षेत्र और समाज की समस्याओं के समाधान की दिशा में। जीवन का सबसे बड़ा धन सतीश जी किसको मानते हैं? जीवन का सबसे बड़ा धन मैं दो चीजों को मानता हूं, एक आपका परिवार, और दूसरा आपके पीठ पीछे आपके बारे में चर्चा क्या होती है। अगर आपके पीठ पीछे लोग, आपके विरोधी भी कहें कि भाई देखो हम उसको वोट नहीं देते, हम उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन वो आदमी अच्छा काम करता है, यही सबसे बड़ा धन है। सबसे ज्यादा संतुष्टि किस बात को सोच करके आपको मिलती है? मैंने इस इतने समय में, बहुत छोटे कार्यकाल में, एक ही कार्यकाल में विधायक रहा, वो भी आधा महामारी कोरोना से ग्रस्त रहा, लेकिन अपने क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अपने क्षेत्र के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्थापना के लिए जो हमने काम किया, गांव की कनेक्टिविटी के लिए, कुल मिला के क्षेत्र की तस्वीर को बदलने का जो प्रयास किया, लोग कहते हैं जब कि पिछले 35 सालों में जो नहीं हुआ था वो 5 साल में सतीश द्विवेदी ने किया, तो इस बात को सुनकर के संतोष होता है, अच्छा लगता है, गर्व होता है। अंतिम प्रश्न, बहुत ज्यादा भावुक पल आपके जीवन में क्या रहा? मेरे पिताजी, मुझे याद है, मैं एक बार विद्यार्थी था उस समय ग्रेजुएशन का, इटवा में सुषमा स्वराज जी को आना था, उनको काफी विलंब हो गया, मैं भी बाजार में गया होता घर का कुछ सामान लेने, तो जब लोगों ने अचानक से मुझे मंच पे चढ़ा दिया, हमको जानने वाले लोग थे कि आप डिबेटर हैं, जब तक सुषमा जी नहीं आ रहे तब तक आप कुछ बोलिए। घर आया तो उसके पहले ही शिकायत पहुंच गई, कुछ लोगों ने कहा अरे आपका बेटा तो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके जो है अब नेता बन रहा है, आज भाषण दे रहा है। तो जब पिताजी उनसे कह रहे थे कि भाई आपका भी बेटा इस लायक है क्या कि सुषमा जी के मंच पर भाषण कर सके, तो ये बात सुनते सुनते मैं दरवाजे पर पहुंच रहा था, वैसे मैं भी डरते डरते आ रहा था कि शायद पिताजी डांटेंगे। पिताजी के मुंह से जब ये बात मैंने सुनी, और जिस दिन मैं विधायक बना, तो मैं सोच रहा था कि अगर पिताजी जीवित होते, खुशी होती, और उनको उस दिन खुशी हुई थी, अच्छा लगा था, तो आज विधायक के रूप में देख कर के खुश होते। उस पल को थोड़ा मिस किया कि वो होते तो शायद उनको लगता कि मेरा बेटा विधायक है और कुछ करने लायक हुआ, क्योंकि हमेशा डांटते रहते थे, किसी काम के लायक नहीं है, सब मेहनत नहीं करते हैं और मेहनत से पढ़ाई नहीं करते हैं। नौकरी में आया, प्रोफेसर हुआ तो उनको थोड़ा संतोष हुआ, लेकिन शायद उस दिन और अच्छा लगता। सतीश जी, 27 में जो चुनाव अब लगभग साल भर या 8 महीने बचे हुए हैं, तो अभी क्या सोच करके आप जनता के बीच में जाएंगे कि इस बार जिताएंगे तो हमने ये सोच रखा है और ये काम हम पूरा करेंगे? देखिए, आपको बेहतर पता है, मैंने कोई छुट्टी नहीं ली, कोई विश्राम नहीं। जिस दिन चुनाव हार के घर आया, ट्रैक सूट पहना, कुर्ता उतार के चाय पी ही रहा था, तब तक मुझे खबर मिली कि एक हमारे समर्थक की, चाहे चुनाव परिणाम के दुख से या ईश्वर की इच्छा, उनका निधन हो गया। मैं तुरंत चला गया उनके परिवार का कुशल क्षेम पूछने। उसके बाद से लगातार, लोग कहते हैं कि जो वर्तमान विधायक हैं वो क्षेत्र में दिखाई नहीं देते, लेकिन मैं हमेशा लोगों के सुख दुख में पहुंचने की कोशिश करता हूं, लोगों के समस्याओं के समाधान में लगा रहता हूं। बहुत कुछ कर चुका था इटवा के लिए, लेकिन फिर जब मौका मिलेगा 2027 में, तो कुछ सड़कें रह गई हैं जिनके चौड़ीकरण के और जिनके नवनिर्माण की आवश्यकता है।
कुछ वहां के नौजवानों के रोजगार के लिए कोई एक ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट जो आए और वहां के नौजवानों, क्योंकि आईटीआई बन गई, पॉलिटेक्निक बन गया, लेकिन आईटीआई पॉलिटेक्निक करके जो बच्चे निकलेंगे उनको वहीं पर काम मिल सके, बहुत अच्छी इस दिशा में जरूर प्रयास करूंगा। ये सपना है। और एक दो चीजें रह गई हैं। बस स्टैंड बनाने की प्रक्रिया शुरू किया था, पूरा नहीं हो पाया। बात आपसे पूछनी फायर स्टेशन के लिए जमीन अधिग्रहित करा दी थी, वो पूरा नहीं हो पाया। आज भी उसके लिए कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही 27 में वापस आया, निश्चित रूप से ये सारे अधूरे काम पूरे करूंगा। सतीश जी, आपने हमसे बहुत हेल्दी कन्वर्सेशन किया और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमसे बहुत संतुष्ट होंगे, सेटिस्फाई होंगे। इस शब्दों के साथ जो है हम आपसे अनुमति लेंगे और फिर आपसे जो है जब चुनाव आपका करीब आएगा या बीच में कभी भी अगर हमें मौका मिला तो हम आपसे फिर से कन्वर्सेशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत। तो ये थे डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी। आप प्रोफेसर रहे हैं अर्थशास्त्र के और पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश रहे 17 से 22 तक योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को ये इंटरव्यू पसंद आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि बहुत बेबाकी से आपने जवाब दिया है। अगर आपकी कोई ऐसी प्रतिक्रिया हो उसको कमेंट बॉक्स में जाके जरूर आप दीजिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे नए एपिसोड में नए मेहमान से भेंट होगी।